हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। अभी तक आपको कुछ दिन से अकाउंटेंसी के टॉपिक मिल रहे थे। आज आपका जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स का टॉपिक। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिल जाएगा। 3 नंबर में मिल सकता है, 4 में मिल सकता है और 6 में भी मिल सकता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं लिबरलाइजेशन की। ये जो वीडियो है ये 2 पार्ट में कवर होगी देवी, क्योंकि इसके अंदर हम पूरा कवर करेंगे। एनईपी 1991 पूरा कवर करेंगे। अब एनईपी 1991 में 3 चीजें हुई थी: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सबसे डिटेल में जो है वो है लिबरलाइजेशन। तो पहले आज हम लिबरलाइजेशन को कवर करेंगे। तो लिबरलाइजेशन पे आने से पहले कुछ थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, फिर हम लिबरलाइजेशन पे आते हैं। जब हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन, तो जो इंडिया का मेन रिफॉर्म था, और इस मेन रिफॉर्म के होने का रीजन क्या था वो मैं आपको बताता हूं। आपको पता है हमने आईपीआर बनाया था कब? 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई थी। इसमें हमने पूरे देश के काम को 3 पार्ट में डिवाइड किया था: शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। इन शेड्यूल ए और बी, सी में क्या हुआ था? इसमें हमने 17 मेन इंडस्ट्री रखी थी देश की। वो 17 इंडस्ट्री जो देश के लिए जरूरी है, इनको पूरी तरीके से कौन चलाता? गवर्नमेंट। 12 इंडस्ट्री रखी थी जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलके चलाएंगे, और बचे हुए काम रिमेनिंग हमने छोड़ दिया था प्राइवेट पे। और प्राइवेट को हर चीज का लाइसेंस लेना पड़ता था। फिलहाल इतना ही समझें, क्योंकि इसकी और डिटेल में अलग से आपको अलग वीडियो बता दूंगा। आज हमारा मेन फोकस है लिबरलाइजेशन पे। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि हमने आईपीआर 1956 बनाया। देश के सारे काम को 3 कैटेगरी बनाया: शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। ए में रखी 17, कौन चलाएगा? गवर्नमेंट। बी में रखी 12, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट। सी में रखी रिमेनिंग, जिसको कौन चलाएगा? प्राइवेट। प्राइवेट को हर चीज का क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस। ये हमने किया। इसी के साथ पहली बार आया था एसएसआई 1977 में। जनता गवर्नमेंट ने इंडिया में जितनी भी एमएनसीज, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी, बाहर की कंपनी काम कर रही थी, लाइक कोको कोला हो गई, आईबीएम हो गई, और भी बहुत कंपनी थी, 1991 में हमने सारी एमएनसीज को बैन कर दिया। इंडिया से सारी एमएनसीज क्या कर, इंडिया छोड़ के चले। अब इसका इंपैक्ट देखने को मिला 1990 के आसपास। 1990 में हमने अपनी इंडियन इकोनॉमी का सबसे खराब पीरियड देखा, जिसको बोलते हैं इंडियन क्राइसिस पीरियड। उस पीरियड से निकलने के लिए हमें ये याद कर लें, $7 बिलियन का लोन लेना पड़ा। किससे लेना पड़ा? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से। कितना? $7 बिलियन। अभी हमने शॉर्ट में क्या बताया कि हमने सबसे पहले लेके आए आईपीआर 1956, जिसमें हमने देश के सारे काम को शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी में डिवाइड किया। एसएसआई आई। उसकी वजह से 1977 में हमने एमएनसी बैन कर दी। इसका इंपैक्ट क्या हुआ? इंडिया की हिस्ट्री का सबसे खराब पीरियड आया, और उस पीरियड से निकलने के लिए हम कहां गए? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास गए। हमने $7 बिलियन का लोन मांगा। बोला तो ये भी जाता है कि उस टाइम पे इंडिया का सारा गोल्ड बिना बताए गिरवी रख दिया गया था, ठीक है, दूसरी कंट्री पे। लेकिन अब जैसा अब आपके कोर्स में डिटेल में है नहीं, तो उसमें डिटेल में नहीं जा रहे। तो हमने $7 बिलियन का लोन मांगा। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने हमारे पास 3 कंडीशन रखी थी, जिस कंडीशन से बनी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, या जिसको बोलते हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, जिसने इंडिया की इंडस्ट्रियल सेक्टर को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। इससे पहले हमारी इकोनॉमी एक तरीके से क्लोज इकोनॉमी हो गई थी। इसके आने के बाद हमारी इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी हो गई? ओपन इकोनॉमी हो गई। तो ये इंट्रोडक्शन था। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम एरिया पे आते हैं, फिर मैं इसको आज आपको हल्के शॉर्ट में लर्न करा दूंगा। आपको कैसे लर्न करनी है वो मैं इसको आपको पूरा बता दूंगा, क्योंकि बहुत से लोग यही कंफ्यूज होते हैं कि इसको लर्न कैसे करें।
5 रिफॉर्म है, इन 5 में से कोई एक रिफॉर्म आता है, पांचों रिफॉर्म एक साथ नहीं आते। पहले बात करते हैं प्रॉब्लम। हमारा देश की सारी इंडस्ट्री गवर्नमेंट चला रही थी और लगभग सारी इंडस्ट्री की पुअर परफॉर्मेंस थी। लगभग मान के चलो, कुछ को छोड़ दिया जाए तो सारी इंडस्ट्री लगभग हमारे देश की फेल हो गई। एक एक लाइन के रीजन है, इनको समझ लें, फिर इस पे आते हैं। फिस्कल डेफिशिएट, हमारे ऊपर लगभग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बहुत बड़े लेवल पे कर्जा चढ़ चुका था, जिसकी वजह से एडवर्स बीओपी हो गया था और हमारे पास फिस्कल डेफिसिट हो गया था। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे पास देश चलाने के लिए जो करेंसी रह गई थी 15 से 20 दिन की रह गई थी। होता क्या बेटा कि हम कुछ चीजें दूसरे देश से लगातार खरीदते हैं, जिसके लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में पेट्रोल नहीं है तो हम उसके लिए क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल खरीदते हैं, उसके लिए पे करना पड़ता है। तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ इतना बचा था कि हम कुछ ही दिन का, एग्जैक्ट एक नंबर पकड़ लो, लगभग 15 दिन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा था। और हमारे देश में लगातार महंगाई बढ़ रही थी। तो 5 रीजन: पुअर परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट इंडस्ट्री लगभग फेल हो गई थी, फिस्कल डेफिसिट, हमारे ऊपर कर्जा चढ़ गया था बहुत बड़े लेवल का, और बोला जाता है कि हम डेप्ट ट्रैप में फंस गए थे। डेप्ट ट्रैप क्या होता है? कर्जे का जाल, कि आप लोन की इंटरेस्ट नहीं पे कर पाए, फिर आपके ऊपर और अमाउंट बढ़ते गया। एडवर्स बीओपी, हमारे ऊपर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कर्जा चढ़ गया था, लगभग 18,000 करोड़ का था। ठीक है, अब इतनी डिटेल है नहीं तो हम नॉर्मल पकड़ के चलते हैं। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे पास देश चलाने के लिए सिर्फ 15 से 20 दिन की करेंसी रह गई थी। ठीक है, राइज इन इन्फ्लेशन, और महंगाई लगातार बढ़ रही थी। हम कहां गए? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास गए, हमने कितना? $7 बिलियन का लोन मांगा। अब इसको आगे उठाते हैं। उन्होंने 3 कंडीशन रखी। इस पूरी पॉलिसी में उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस टाइम वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अब बेटा हम पांचों रिफॉर्म कवर करते हैं। पहले हम आज लिबरलाइजेशन कवर करेंगे, इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कवर हो जाएगी। तो ये आपका एक पूरा डिटेल टॉपिक कवर हो जाएगा। पहले नाम याद करें। 5 रिफॉर्म आए: इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, टैक्स, फॉरेन एक्सचेंज, ट्रेड। नाम उठाएंगे: इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, टैक्स, फॉरेन एक्सचेंज और ट्रेड। इंडस्ट्रियल में जो डिसीजन होंगे वो इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, फाइनेंशियल सेक्टर में बैंक के रिगार्डिंग, फॉरेन एक्सचेंज में करेंसी एक्सचेंज के रिगार्डिंग, टैक्स में नाम से समझ में आ रहा होगा टैक्स के रिगार्डिंग, ट्रेड में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के रिगार्डिंग। तो पहले नाम याद करो 5। पहला क्या है? इंडस्ट्रियल। दूसरा क्या है? फाइनेंशियल। तीसरा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। चौथा क्या है? टैक्स। पांचवा क्या है? ट्रेड। 5 नाम हो गए। अब पांचों की डिटेल एक एक करके मैं समझाते जाता हूं, याद करते चलेंगे। देखिए पहले रिफॉर्म में क्या हुआ। पहले हमने बैठाया इंडस्ट्रियल, तो नाम याद करो। इंडस्ट्रियल में कितने पॉइंट? 5 पॉइंट। पहला पॉइंट, लाइसेंस हटाओ। क्या करो? लाइसेंस हटाओ। दूसरा पॉइंट कि गवर्नमेंट जो इंडस्ट्री कंट्रोल कर रही है उनको कम करो। पहला पॉइंट लाइसेंस हटाना है। दूसरा पॉइंट, गवर्नमेंट जो 17 इंडस्ट्री चला रही थी इनको कम करना है। तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या बताया? लाइसेंस को हटा दो। दूसरा पॉइंट, गवर्नमेंट 17 इंडस्ट्री चला रही थी, इसको कम कर दो। तीसरा पॉइंट, डी रिजर्व। डी रिजर्व मतलब क्या? जब एसएसआई आई थी तो कुछ प्रोडक्ट डिसाइड कर दिए थे कि सिर्फ एसएसआई बनाएंगे, तो उस रिजर्वेशन को हटा। तो पहला पॉइंट क्या बताया? सबसे पहला रिफॉर्म क्या था? इंडस्ट्रियल। पहला पॉइंट क्या था? लाइसेंस हटाओ। दूसरा पॉइंट क्या था? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कम करो। तीसरा पॉइंट क्या था? डी रिजर्व। चौथा पॉइंट क्या था? प्राइस मार्केट से डिसाइड होगी। पहले हर चीज की प्राइस कौन करता था? गवर्नमेंट। अब कौन करेगा? मार्केट। मार्केट मतलब डिमांड एंड सप्लाई। पांचवा पॉइंट क्या था? पांचवा पॉइंट आपका आया था
कि हमें कैपिटल गुड्स को क्या करना है, इंपोर्ट। तो अब इंडस्ट्रियल पहला रिफॉर्म, फिर कर रहा हूं, पहला रिफॉर्म इंडस्ट्रियल में 5 पॉइंट। पहला लाइसेंस, दूसरा पब्लिक सेक्टर को क्या करना है, कम। तीसरा क्या बताया था, डी रिजर्व। चौथा क्या बताया था, प्राइस मार्केट डिसाइड करेगी। पांचवा कैपिटल गुड। ये हो गया पहला। अब मैंने आपको दूसरा रिफॉर्म क्यों बताया, दूसरा रिफॉर्म बताया फाइनेंशियल सेक्टर। बहुत सिंपल पैटर्न से याद हो जाएगा। फाइनेंशियल सेक्टर किसके रिगार्डिंग, बैंक के रिगार्डिंग। फाइनेंशियल सेक्टर किसके रिगार्डिंग, बैंक। पहला आरबीआई का रोल चेंज करो, पहला याद करना है आरबीआई का रोल चेंज करो। एमसीक्यू में पकड़ लें, रेगुलेटर से फैसिलेटर होता क्या है, ये अभी सब डिटेल में बताऊंगा। पहले पॉइंट बताएं। पहला पॉइंट, आरबीआई का रोल चेंज करो, रेगुलेटर से फैसिलेटर। दूसरा पॉइंट, प्राइवेट बैंक को काम करने की परमिशन दो। तीसरा पॉइंट, बैंक खोलने का प्रोसेस आसान कर दो। चौथा पॉइंट, बाहर के इन्वेस्टमेंट को इंडिया में इनवाइट करो। 4 पॉइंट हो गए। पहला क्या था, पहला था चेंज, आरबीआई का रोल चेंज हुआ। दूसरा पॉइंट क्या कवर किया कि प्राइवेट बैंक को आने की परमिशन दी इंडिया की और इंडिया से बाहर की। तीसरा पॉइंट, बैंक की ब्रांच ओपन करने का प्रोसेस आसान किया। चौथा पॉइंट क्या बताया, बाहर के इन्वेस्टमेंट को इनवाइट किया। तो 2 रिफॉर्म कवर हो गए। पहले 2 पे आते हैं, फिर बाकी याद कराता हूं। पहला पॉइंट क्या बताया, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, रिमूवल ऑफ लाइसेंस। पहले आपको हर चीज का लाइसेंस लेना पड़ता था। क्या बनाओगे, इसका लाइसेंस। कितना बनाओगे, इसका लाइसेंस। ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है, इसका लाइसेंस। अब ड्रग्स यानी कि दवाइयां, एल्कोहल, केमिकल्स, 5 से 6 चीजें हैं, इनको छोड़ के किसी भी चीज का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा पॉइंट मैंने क्या याद कराया था कि गवर्नमेंट के हाथ में 17 इंडस्ट्री थी, इसको कम करके कितनी कर दी गई, 10। आपके कोर्स में बाद में इसको कर दी गई थी 3। आपके कोर्स में आपको क्या याद रखनी है, 3। पहला इंडियन रेलवे, दूसरा डिफेंस, तीसरा एटॉमिक पावर। 3 नाम याद रखने, क्या, इंडियन रेलवे, डिफेंस, एटॉमिक पावर। एट प्रेजेंट बात करें तो गवर्नमेंट के पास एटॉमिक पावर है और रेलवे का कुछ पोर्शन है। तो पहला पॉइंट क्या बताया, लाइसेंस। ड्रग्स, एल्कोहल, सिगरेट, केमिकल्स, इन चीजों के लिए लाइसेंस लेना है, बाकी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या बताया, रोल चेंज हुआ, सॉरी हाँ, पब्लिक सेक्टर का 17 से की गई 10 से की गई 3। नाम याद करेंगे, इंडियन रेलवे, डिफेंस, एटॉमिक पावर। डी रिजर्वेशन, पहले कुछ प्रोडक्ट कौन बना सकता था, सिर्फ एसएसआई, कोई भी बना सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइस डिटर्मिनेशन, पहले हर चीज की प्राइस कौन डिसाइड होता था, गवर्नमेंट। अब किससे होगी, डिमांड और सप्लाई से, जिसको मार्केट फोर्स बोलते हैं। अगला पॉइंट, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, हमें बाहर से जो मशीन देश के लिए जरूरी है, हमारे यहाँ नहीं है, उसको हम बाहर से लाने की परमिशन देंगे। ये हो गया पहला कवर। अब बताया फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। आरबीआई का रोल चेंज हुआ, याद कर लें, रेगुलेटर से फैसिलेटर। रट ले, एक एमसीक्यू है, रेगुलेटर से फैसिलेटर। रेगुलेटर में आरबीआई सारे डिसीजन खुद लेता था। फैसिलेटर में आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को फ्रीडम दी काम करने की और डिसीजन लेने की। याद रखना है, आरबीआई का रोल चेंज हुआ, रेगुलेटर से फैसिलेटर। रेगुलेटर में आरबीआई सारे डिसीजन खुद लेगा, फैसिलेटर में आरबीआई क्या करेगा, कॉमर्शियल बैंकों के थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, उनको परमिशन देगा अपने डिसीजन लेने की और काम करने की। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट बैंक आई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, लाइक नाम याद कर लें, एक म्यूचुअल फंड, कलेक्टिव फंड, और बैंक को स्टार्ट करने के प्रोसेस को आसान बना दिया। तो पहले रिफॉर्म कम 2 कवर हुए। फिर कह रहा हूं, लिबरलाइजेशन में 5 है, ऐसे याद करेंगे। लिबरलाइजेशन में 5, इंडस्ट्रियल, फॉरेन एक्सचेंज, टैक्स, ट्रेड, और आपका 5वां क्या था, ठीक है, टैक्स हो गया, ट्रेड हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, और फाइनेंशियल सेक्टर। अब पहले में कितने थे, 5। पहला लाइसेंस हटा दो,
दूसरा आरबी दूसरा था पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर दो, तीसरा डी रिजर्व, चौथा प्राइज, पांचवा कैपिटल गुड्स। अब दूसरे में हमने कितने करे? 4, पहले में 5, दूसरे में 4। आरबीआई का रोल चेंज होगा, बैंकों को परमिशन मिलेगी काम करने की, बैंक खोलने का प्रोसेस आसान हुआ, बाहर के इन्वेस्टमेंट आए। अब अगले पर करते हैं तीन और आसान है। पहला टैक्स। टैक्स में क्या होते हैं? 2 तरीके के टैक्स होते हैं बेटा, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? मैं अपनी इनकम पे टैक्स दे रहा हूं, मैं किसी और से कवर नहीं कर सकता, तो डायरेक्ट टैक्स हो गया इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जैसे कि जीएसटी, मैन्युफैक्चरर ने टैक्स दिया, होलसेलर पे ट्रांसफर कर दिया, होलसेलर ने टैक्स दिया, रिटेलर पे ट्रांसफर कर दिया, रिटेलर ने टैक्स दिया, किस पे ट्रांसफर कर दिया? कस्टमर पे। तो इसमें टैक्स में आपको कुछ नहीं, बस 2 ही चीज याद रखनी है। पहला, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों को कम करो, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स पे कर सके, ठीक है, और सामान थोड़े सस्ते हो जाएं। डायरेक्ट टैक्स कम होने से टैक्स पेयर बढ़ेंगे, सामान सस्ता, और इनडायरेक्ट टैक्स कम होने से थोड़ा सामान सस्ता हो जाएगा। दोनों टैक्स को कम करो, प्रोसेस को आसान करो। सिंपल, क्या याद रखना है? दोनों टैक्स को कम करो। 2 टैक्स हैं, कौन कौन से? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। दोनों को क्या करो? कम। प्रोसेस को क्या करो? आसान। टैक्स खत्म। ऐसे ही ट्रेड याद हो जाएगा। ट्रेड में क्या होता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। पहले हम क्या करते थे? लिमिट लगाते थे, टैक्स लगाते थे। लिमिट मतलब इतना ही सामान खरीद सकते हैं, इतना ही सामान बेच सकते हैं, और टैक्स। तो 2 वर्ड उसके लिए याद रखेंगे। लिमिट को बोलते थे कोटा, और टैक्स को बोलते थे टैरिफ, और प्रोसेस, ये 3 याद रखेंगे। लिमिट हटा दो, टैक्स कम कर दो, प्रोसेस आसान कर दो, तैयार। ट्रेड क्या हुआ? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। लिमिट हटाओ, टैक्स कम करो, प्रोसेस को आसान करो, ट्रेड रिफॉर्म भी खत्म हो गया। अब आते हैं आखिरी रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। इसमें 2 ही चीज याद रखें। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? करेंसी का एक्सचेंज। पहले करेंसी का एक्सचेंज कौन करता था? गवर्नमेंट। वो किस पे छोड़ दिया? मार्केट पे। पहले करेंसी का एक्सचेंज कौन करता था? गवर्नमेंट। किस पे छोड़ दिया? मार्केट पे। दूसरा, उस टाइम हमने अपनी करेंसी की वैल्यू 20% गिरा दी थी। उससे क्या हुआ? जिससे कि बाहर के लोगों को हमारी चीजें सस्ती पड़े, सस्ती पड़ेंगी, ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा खरीदेंगे, तो हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो रहा है वो बढ़ना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। तो अब लास्ट के 3 रिफॉर्म बता रहा हूं। टैक्स में हमने क्या पढ़ा? 2 टैक्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। गवर्नमेंट ने क्या किया? दोनों को कम कर दिया, टैक्स का प्रोसेस आसान कर दिया। ट्रेड में क्या पढ़ा? ट्रेड में 3 चीजें होती हैं, लिमिट, टैक्स और आपका प्रोसेस। तो लिमिट हटाओ, टैक्स कम करो, प्रोसेस आसान करो। और फॉरेन एक्सचेंज में क्या पढ़ा हमने? फॉरेन एक्सचेंज में 2 ही पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट, इंडियन करेंसी को डेप्रिसिएट किया गया, कितना? 20%, जिससे बाहर के लोगों को चीजें सस्ती पड़े। दूसरा क्या किया हमने? जो डिटर्मिनेशन है फॉरेन एक्सचेंज का, वो किस पे छोड़ दिया? मार्केट पे। अब एक बार देख लो इनको भी। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स दोनों बता दिया, प्रोसेस को आसान किया, इंडियन करेंसी को डिवेल्युएट किया, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आया, कोटा हटाया, टारगेट हटाया, और प्रोसेस हटाया। अब पूरी एक समरी में लास्ट में दे देता हूं, क्या याद रखना है? आईपीआर हमने पढ़ा, आईपीआर 1956 देश के काम को 3 पार्ट में डिवाइड किया, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। 17, 12 रिमेनिंग। 17 को कौन चलाएगा? गवर्नमेंट। 12 को कौन चलाएगा? मिलके। रिमेनिंग को कौन चलाएगा? प्राइवेट। प्राइवेट को लेना होगा लाइसेंस। 1977 में हमने एमएनसी ज्वाइन करी, जिससे 5 प्रॉब्लम हुई। लगभग सारी कंपनी फेल हो चुकी थी, हम पे कर्जा चढ़ गया था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कर्जा चढ़ गया था, फॉरेन एक्सचेंज बता नहीं था, देश में महंगाई थी। हम किसके पास गए? वर्ल्ड बैंक के पास। $7 बिलियन का लोन मांगा। इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर याद रखना है, आपके कोर्स में है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। 5 रिफॉर्म आए लिबरलाइजेशन में।
इंडस्ट्रियल, फॉरेन एक्सचेंज, टैक्स, ट्रेड और फाइनेंशियल मार्केट। इंडस्ट्रियल में इंडस्ट्री के रिगार्डिंग 5 पॉइंट बता दिए। फॉरेन एक्सचेंज में किसके रिगार्डिंग था? बैंक के रिगार्डिंग 4 पॉइंट। ठीक है, बाकी टैक्स में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स बता दिया। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज में ये 2 पॉइंट बता दिए, ट्रेड में ये पॉइंट बता दिए। ठीक है, आप एक बार इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें। अब ये आपका टॉपिक कवर हो गया लिबरलाइजेशन। कोई भी एक रिफॉर्म लिबरलाइजेशन का आपका बोर्ड में मिल जाता है। अगली वीडियो में हम इसको कवर करेंगे प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। बाकी ऐसे ही टॉपिक के लिए आप चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।